जय हिंद बच्चों। सावधा डिफेंस में आपका स्वागत है। अभी 2024 का जो सेकंड पेपर हुआ था, तो उसका जो मैथ्स वाला सेक्शन है उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। तो ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। तो पहले इसको क्या करो, इसका रूट निकाल लो। तो इसका जो रूट होगा, एक होगा एक्स इक्वल्स टू, जो रूट होगा एक होगा एक्स इक्वल्स टू 2 और एक्स इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो इसको अगर आप नंबर लाइन में रखते हो, ठीक है, एक आएगा -1 और एक आएगा 2। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 0 to 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to 2 में। तो 0 to 2 में आप देखोगे ये जो एफ ऑफ एक्स जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स नेगेटिव होता है तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होता है। जैसे बात करेंगे मॉड ऑफ एक्स, अगर मॉड ऑफ एक्स की बात करेंगे, अगर एक्स नेगेटिव है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, नेगेटिव साइन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया -x³/3 प्लस x²/2 -2x फ्रॉम 0 to 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट कैलकुलेशन ध्यान रखना है। अपर लिमिट पुट करो, ये हो गया -8/3 प्लस x²/2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 -4। ठीक है, और ये +2 है, ये +2 है। ठीक है, तो ये प्लस, ये हो जाएगा +4। तो ये हो गया आपका -8/3 प्लस 6, जो कि 10/3 के इक्वल है। तो ये है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का ही पार्ट है। हाँ, देखो यहाँ पे ये कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन जो कह रहा है सेम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे 1 से 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने कहा था इसका जो रूट है इसका जो रूट है, देखो जैसे मैंने ये कहा था कि इसका एक रूट है। जैसे हमारा रूट क्या आया था, एक आया था आपका -1 आया था और एक 2 आया था। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है 1 से 3, मतलब ये कह रहा है कि 1 से 3 इसको इंटीग्रेट करना है, फ्रॉम 1 से 3। ठीक है, तो 1 to 2 में जो होगा, 1 to 2 में क्या होगा, 1 to 2 में तो हमने अभी डिस्कस करा था, जैसे 0 to 2 करा था, ये नेगेटिव हो जाएगा। और 2 to 3 में क्या होगा, वो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, नेगेटिव साइन के साथ -x² 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 प्लस x +2। ये हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ विथ रेस्पेक्ट टू x, प्लस 2 to 3 में ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। पॉजिटिव क्या था हमारा, x² -x -2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -x³/3 प्लस x²/2 प्लस 2x फ्रॉम 1 to 2। और ये होगा आपका x³/3 -2x, सॉरी, हाँ, ये हो जाएगा -x²/2 -2x फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो इसको वैल्यू रखोगे, जो वैल्यू रखोगे तो इसका जो आंसर होगा
वो आंसर आपका सेकेंड पार्ट आ जाएगा। तो जो आंसर आएगा ई इक्वल टू थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। लेट एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एल एन टी प्लस अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर एंड जी ऑफ टी इक्वल टू टैन एफ ऑफ टी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू दे रखा है ना। तो पहला दे रखा है एफ ऑफ टी इज एन ऑड फंक्शन एंड जी ऑफ टी इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो कॉन्सेप्ट आता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है देखो, तो ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है देखो, अगर एफ इज एनी फंक्शन, तो अगर एफ एफ कोई भी फंक्शन हो, एफ अगर कोई भी फंक्शन दे रखा है, अगर एफ ऑफ माइनस टी रखोगे तो वो क्या होगा, माइनस एफ ऑफ टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये होता है एफ ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ टी, देन एफ ऑफ टी क्या होगा, एक ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे दे रखा है एफ ऑफ माइनस टी, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू होगा एल एन माइनस टी प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस माइनस टी का स्क्वायर क्या होगा, प्लस टी स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो अंदर जो है एल एन का अंदर जो है उसको रैशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा एल एन। जब रैशनलाइज करोगे तो ये आ जाएगा वन प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस टी अपॉन, अपॉन क्या आएगा, हाँ, तो रैशनलाइज कर दो और ये हो जाएगा अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी। ठीक है, और ये आएगा आपका अंडर रूट वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा एल एन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, तो ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एंड एल एन वन अपॉन समथिंग, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एल एन हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस एल एन अंडर रूट ऑफ वन प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, जो कि हमारा एफ ऑफ टी के इक्वल है। ठीक है, तो क्या होगा तो यहाँ पे जो एफ ऑफ टी दे रखा था वो क्या होगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा। तो ऑड फंक्शन है तो ऑप्शन वन हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जी ऑफ टी इक्वल टू टैन एफ ऑफ टी। तो देखो एफ ऑफ टी एक ऑड फंक्शन है और टैन एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के अंदर ऑड फंक्शन वो भी क्या होगा, वो आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी का ही पार्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, देन व्हाट इज द इंटीग्रेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ टी फ्रॉम माइनस पाई टू पाई। देखो जी ऑफ टी क्या था, जी ऑफ टी हमारा ऑड फंक्शन था, तो कोई भी ऑड फंक्शन को अगर सेम सेम वैल्यू पे इंटीग्रेट करोगे बट ऑपोजिट साइन होगा, तो वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अगर जी ऑफ टी को अगर इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि एक ऑड फंक्शन है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ए टू ए, वो जीरो हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम माइनस वन टू ऑल रियल नंबर बी अ डिफरेंशियल फंक्शन with f of 0 equal to minus 1 and f dash 0 equals to 1, let h of x equal to f of 2f of x plus 2 and g of x equal to h of x का होल स्क्वायर, देन h dash 0 कह रहा है, तो h dash 0 जब निकालेंगे तो इसी से निकाल लेते हैं, है ना। क्यों, h of x जो दे रखा है, h of x इक्वल टू क्या दे रखा है, f of 2f of x प्लस 2। ठीक है, तो उसको सीधे डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा h डैश x इक्वल टू f डैश 2 f ऑफ x प्लस 2। ठीक है, इनटू 2f ऑफ x का हो जाएगा 2f डैश x। ठीक है, अब सीधे वैल्यू रखो x इक्वल टू 0, तो अब क्या रखना है, x इक्वल टू 0 रखना है, तो h डैश 0 इक्वल्स टू क्या होगा, ये f डैश 2f ऑफ 0, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना दे रखा है, -1, तो ये हो जाएगा -2 + 2
इंटू 2 टाइम्स एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एफ डैश जीरो इंटू 2। और एफ डैश जीरो का वैल्यू हमें कितना दे रखा था, एफ डैश जीरो का जो वैल्यू दे रखा था वो 1 दे रखा था, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2, आंसर 2। तो इसका 2 वाला ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसी का ही सेकंड पार्ट और है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी डैश जीरो। ठीक है, जी डैश जीरो देखो निकालेंगे, तो यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स दे रखा है, जो जी ऑफ एक्स, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें दे रखा है एच ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू होगा 2 टाइम्स एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स, 2 टाइम एच ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। तो सीधे जीरो पुट कर दो, तो ये होगा जी डैश जीरो इक्वल्स टू 2 एच ऑफ जीरो इंटू एच डैश जीरो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो का वैल्यू कहीं पे गिवन नहीं है, तो एच ऑफ जीरो के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो ये दे रखा था, ये वाला जो इक्वेशन दे रखा था कि एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा था, 2 एच ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा था, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये दे रखा था, तो यहाँ पे सीधे जीरो डाल दो, तो ये हो जाएगा एच ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ, तो ये हमने जो एफ ऑफ जीरो, एक्स को जीरो रखा था, तो ये क्या होगा, 2 एफ ऑफ जीरो। 2 एफ ऑफ जीरो का वैल्यू एफ ऑफ जीरो का वैल्यू -1 दे रखा था, तो ये एच ऑफ जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, -1, तो ये इसका जो आंसर एच ऑफ जीरो आ जाएगा वो -1 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये होगा 2 टाइम्स एच ऑफ जीरो, एच ऑफ जीरो हो गया -1 इंटू एच डैश जीरो। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें निकाला था एच डैश जीरो, एच डैश जीरो क्या आया था हमारा आंसर, एच डैश जीरो इक्वल टू 2 आया था। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे 2 रख दो, तो इंटू 2, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा -4 आ जाएगा इसका आंसर। तो -4 जो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 of f of x upon g of x, where f of x equal to sin x and g of x equal to sin x plus cos x plus 1. Then what is the value of 1 upon the integration from 0 to pi by 2 d of x dx upon g of x. ठीक है, तो कुछ नहीं, इसका g of x का वैल्यू डाल दो और सीधा इंटीग्रेट कर दो, तो ये होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 d of x अपॉन g of x का जो वैल्यू है वो sin x प्लस cos x प्लस 1, तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस 1 हो जाए। ठीक है, तो देखो इसको इंटीग्रेट आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे बस एक ही रूल है कि अगर sin x को आप, है ना, sin x को अगर आप रखते हो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, और cos x को अब रखो 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, ये रखना है, तो रख दो, तो उसको थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो 0 टू पाई बाई 2, आप ये सोचो कि इसके डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा, इसके डिनोमिनेटर में भी, cos x के डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 आएगा। ठीक है, जब उसको एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, न्यूमिनेटर में क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, ये आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय sin x में क्या रह जाएगा, sin x में रह जाएगा 2 tan x बाई 2 प्लस cos x में क्या रह जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1 में क्या रह जाएगा, जब 1 को अपने 1 यहाँ पे एलसीएम लिया होगा तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है,
तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू कैंसिल, ठीक है। तो tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या होगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा। तो न्यूमेटर में जो दे रखा है 1 + tan² x/2, बस उसको लिख लो sec² x/2, तो 0 to π/2, और यहाँ से 2 भी अब कॉमन जा रहा है, 2 tan x/2 +1 + 1 2, तो 1/2 का बाहर कर दो, तो ये हो जाएगा sec² x/2 अपॉन 1 + tan x/2, ठीक है। अब tan x/2 को t ले लो, तो 1 + tan x/2 को t ले लो, उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो अब ले लेते हैं 1 + tan x/2 को t ले लो, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ sec² x/2 dx इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये sec² x/2 इज 2 dt, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब x को आप क्या रखोगे, x को 0 रखोगे तो t कितना 1 हो जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन फ्रॉम ये 1 आ गया। और अगर आपको x को यहाँ पे π/2 रखना है तो 10 π/4 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा ये, तो ये 2 हो जाएगा, और ये होगा dt अपॉन t, ठीक है, जो कि हमारा ln t होता है, ln t फ्रॉम 1 to 2। तो पुट करो, अपर लिमिट जब पुट करोगे तो ये हो जाएगा ln 2 हो जाएगा, ठीक है, और 1 पे ये 0 हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है ln 2 हमारा कौन सा, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है ln 2 इसका सही आंसर है। तो इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 में, इसी का रिजल्ट, जो ये वाला रिजल्ट जो हमने निकाला, क्वेश्चन नंबर 7 का ही रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है ln 2, इसको हम यूज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देन व्हाट इज आई, आई क्या था, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। तो ये दे रखा है आई इक्वल्स टू क्या हो जाए, एफ ऑफ एक्स है हमारा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स +1, ठीक है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है जिसको हम किंग रूल कहते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो वो प्रॉपर्टी जो है, अगर एफ ऑफ एक्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम, अच्छा 0 तो 0 ही ले लेते हैं, 0 to a, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको किंग रूल भी कहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ a माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to a, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना है, जहाँ पे x लिखे वहां π/2 माइनस एक्स पुट कर लो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, तो ये हो जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स +1, ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको 1 और ये 2 है, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। जब दोनों को ऐड करो ये 2y हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स +1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस वाले स्टेप पे देखो, इस वाले स्टेप पे आपको क्या करना है, एक +1 करो, ठीक है, और एक -1 कर दो, और उसको बाद इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। जब इंडिविजुअल डिवाइड करोगे, देखो ये वाला जो पार्ट होगा इसके साथ डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है मैंने कहा था वो क्या है आपका, वो आपका था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो जब इसको ये करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, ठीक है, माइनस ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट क्या था आपका, जो मैंने कहा था ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इंटीग्रेशन तो लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स +1,
ठीक है, इसका हमने रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 7 में निकाला था, ln2 आया था, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा π/2 माइनस ln2। ठीक है, सो i इक्वल्स टू क्या होगा, π/4 माइनस हाफ ऑफ ln2। ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के साथ भी कुछ कुछ क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रॉपर्टी यूज करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो, ये भी इंटीग्रेशन है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला से आया, बस इस जो दे रहा क्वेश्चन को दे रखा है तो उसको बस हमें उस तरीके से रखना है कि एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, देखो तो क्या दे रखा है, 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है, वहां पे मैं क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक प्लस वन कर देता हूँ और एक माइनस वन करूंगा। माइनस वन जब करूंगा वो हो जाएगा -2। अब उसको क्या करोगे, इंडिविजुअल डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये हो जाए कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। ठीक है, और 2 इंटू टू -4 आ जाएगा, तो -4 इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसका ये क्या होता है, ये 2 टाइम्स ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो 1/2 ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, -4 टाइम्स है ना, -4 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, के बाद क्या, 2 को मल्टीप्लाई कर, जो 2 को मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, है ना, ये 1 आ जाएगा, 1 के साथ उसको ये 1 ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, -4 टाइम दिस, दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -3 ln मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है u ऑफ x एंड v ऑफ, ठीक है, तो इसी फॉर्म में दिख रहा है, तो u ऑफ x जो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो u ऑफ x होगा वो x हो जाएगा, और v ऑफ x जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अब ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन ये कह रहा है कि मॉड ऑफ यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स, अच्छा मॉड ऑफ यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट मॉड में है तो टी कैंसिल, और ये जो -1 का मॉड +1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी उसका सही आंसर है। तो यू एक्स कितना आया, यू एक्स एक्स आ गया, और वी एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही पार्ट है, हाँ, यू एफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू एफ एक्स इंटू वी ऑफ एक्स। ठीक है, तो यू एफ एक्स क्या आया था, यू एफ एक्स हमारा एक्स आया था, ये था हमारा एक्स, और ये जो था ये था हमारा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो मल्टीप्लाई कर दो, जब ये अंडर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर रूट, तो कितना है, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। ऐसा ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन ए का सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन जो था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लेट z इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y and y equal to greatest integer function of x minus x, where this greatest integer function but x is not an integer and but positive। देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कह रहा है कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, एक पॉजिटिव है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है, यहाँ पे बताऊंगी इंटीजर क्यों नहीं दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है x इज नॉट एन इंटीजर, ये क्यों दे रखा है। देखो अगर बात करें यहाँ पे, देखो ग्रेट, हमें ये पता है कि कोई भी फंक्शन हो, जैसे हाँ ये दे रखा है, जैसे हमें ये पता है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, है ना, ये क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, और ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होता है वो क्या दे रखा है, 0 to 1 होता है। ठीक है, यही कह रहा है,
बट देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि x इज नॉट एन इंटीजर, है ना, बट पॉजिटिव। तो इंटीजर, कोई भी इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालोगे वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि x जो है वो इंटीजर नहीं है, तो इसका मतलब जो होगा वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, तो y इक्वल्स टू कह रहा है नेगेटिव ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यही कह रहा है। ठीक है, y क्या कह रहा है, y इक्वल टू नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये y क्या हो गया, नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया, और z क्या कह रहा है, और इसका रेंज अगर देखो, अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो जो नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा ये -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। तो उसी का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहा है। तो z इक्वल टू क्या दे रखा है, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो क्या होगा, मैंने कहा था ये अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, तो जो नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा वो -1 और 0 के बीच में लाई करेगा। अगर -1 to 0 के बीच में अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया जाए तो उसका जो वैल्यू होगा वो -1 आ जाएगा। तो -1 का सही आंसर है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन ए उसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं, इसको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो ऐसा कुछ देखो, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, 4x+1 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू kx+2 सच दैट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो क्या दे रखा है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को f के अंदर g ऑफ x को रखना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब ये होता है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब होगा g वाले फंक्शन पे हमें एफ ऑफ एक्स को रखना है, x के जगह में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करना है। ठीक है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब है जहां पे x होगा वहां पे जी ऑफ एक्स को रिप्लेस करो, एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब है जो जी ऑफ एक्स का फंक्शन में x के जगह में एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करो। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है, 4x+1, तो जी ऑफ एक्स रखोगे तो क्या होगा, 4x के जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जी ऑफ एक्स का, तो kx+2। ठीक है, +1, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के टाइम्स। ठीक है, x के जगह में एफ ऑफ एक्स को रखो तो ये क्या हो जाएगा, 4x+1+2, ये हो गया। बस इसी को सॉल्व करो और एक k के वैल्यू निकालो, तो ये कितना हो जाएगा, 4kx+8+1 इक्वल टू 4kx+k+2, ये आ गया। ठीक है, दोनों साइड 4kx से कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या 9, k का वैल्यू कितना होगा, ये 8+9 और 2 इधर आ जाएगा, तो k इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो k इक्वल टू 7 है उसका सही आंसर है, तो ऑप्शन है उसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग x² + 2x + 10 बेस 10। तो ये कुछ नहीं, बस इसी का ही रेंज निकालो, इसी का मिनिमम वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसी का मिनिमम वैल्यू निकालो, वो मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग बेस 2, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लाओ, x² + 2x + 11, तो यहाँ पे क्या करो, उसको +1 + 10 कर दो, तो ये हो गया x+1 का होल स्क्वायर +10। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा 10 एट x इक्वल टू -1 पे, क्योंकि x+1 एक नॉन नेगेटिव टर्म है, फिर x+1 का होल स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव टर्म है, तो ये इसका जो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, x+1 का होल स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू होगा 0 होगा एट x इक्वल टू -1। तो ये अगर 0 होगा तो ये इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2, सॉरी बेस 10 है, सॉरी। तो उसका जो मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेस 10 है और इसका जो मिनिमम वैल्यू है ये 10 हो जाएगा, तो log 10 बेस 10 1, तो 1 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कह रहा है। ये दे रखा है लिमिट x टेंस टू 3, देखो उसको ऐसे ही कर लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 3 मॉड ऑफ x-3 अपॉन x-3। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x टेंस टू 3 दे रखा है, मॉड दे रखा है, मॉड के अंदर x-3, तो इसका खुद एक रूट, मॉड का जो रूट है वो 3 है। ठीक है, तो अगर वो 3 से पहले लोगे, तो 3 से पहले मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, x टेंस टू अगर 3 माइनस लोगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो जाएगा, तो ये माइनस ऑफ x-3 अपॉन x-3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो कि -1 आ जाएगा। अगर राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो ये हो जाएगा x-3 अपॉन x-3, क्योंकि x 3 से ग्रेटर है तो जो 3 से ग्रेटर होगा
तो ये पॉजिटिव मॉड के अंदर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव साइन को एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1। तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, सो फंक्शन क्या होगा, जो लिमिट जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। हाँ, देखो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x प्लस c दे रखा है। तो चलो ये तो मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ऐसा है ना। तो देखो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, ये कहता है कि a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ये लाई करेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फंक्शन में क्या जाएगा, प्लस c कर रखा है, आप प्लस यहाँ पे ऐड कर दो, तो a cos x प्लस b sin x प्लस c, ठीक है, तो दोनों साइड c को ऐड कर दो, ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c, और ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पूछा है तो ये ऑप्शन बी इसका, ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ 2x इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 देन हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ x विल एफ ऑफ 2x बी। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 4x। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का अप्लाई कर, ज्योमेट्रिक मीन का रूल अप्लाई करते हैं, अगर ए बी सी जो ए कोमा बी कोमा सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, हाँ, बी जो सेकंड वाला जो टर्म होता है बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, तो ये वही बात कह रहा है। तो एफ ऑफ 2x इसका मतलब हो जाएगा कि एफ स्क्वायर 2x, ठीक है, एफ स्क्वायर 2x इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4x, तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 4x ही होगा। इस केस में क्या होगा कि जो आपका एफ ऑफ 2x है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 4x। तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू रिप्लेस कर दो, है ना, एफ ऑफ 2x ऑलरेडी दे रखा है, एफ ऑफ एक्स के जगह में क्या करो, एक्स के जगह x/2 को रिप्लेस कर दो, एफ ऑफ 4x दे रखा है, एफ ऑफ 4x में क्या करोगे, x के जगह में 2x को रिप्लेस कर दो, तो ठीक है इसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के जगह में x/2 को मैंने रिप्लेस किया है, तो 4 इंटू ये हो जाएगा x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, प्लस, सॉरी, एफ ऑफ 4x कह रहा है, तो ये इंटू में था, ठीक है, इंटू एफ ऑफ 4x, तो 2x रिप्लेस, एक्स के जगह 2x को रखो, तो ये होगा 4 इंटू 2x का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो उसको ऐसे जल्दी हो जाएगा, देखो अब एक्स स्क्वायर को टी भी ले सकते हो, है ना, थोड़ा सा उसको एक स्टेप लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पर कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर 16 है ना, 16x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2x का होल स्क्वायर क्या, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4 × 4 16 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को टी रख लो, है ना, एक्स स्क्वायर का टी रख लो, तो एक्स स्क्वायर को टी रखोगे तो ये कितना होगा, 4t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये होगा t प्लस 1 इंटू 16t प्लस 1, ठीक है, बस सॉल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 16t स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 8t प्लस 1 इक्वल्स टू 16t स्क्वायर प्लस 17t प्लस 1, ठीक है, दोनों साइड में 16t स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, 1 दोनों साइड में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे 90 इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो टी इक्वल टू 0 अगर आएगा, टी को एक्स कर लिया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, तो ओनली वन वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, जो कि एक्स इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 आप डायरेक्ट कर सकते हो,
इसको क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का स्क्वायर माइनस 30 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 221। देन ये पूछ रहा है कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ ऑल इंटीजर सॉल्यूशंस कह रहा है। सम ऑफ ऑल इंटीजर क्या होगा, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर इंटीजर, तो इंटीजर ही रहेंगे, तो इसका डायरेक्ट आंसर 30 लिख सकते हो। ठीक है, सम ऑफ रूट्स जो होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, अगर क्वाड्रेटिक की बात करें, क्वाड्रेटिक अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। फिर भी इसको कर लेते हैं। देखो अगर एक्स को यहाँ पे मैं ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स को आप ले लो, टी ले लो, तो ये कुछ इस तरह होगा, टी स्क्वायर माइनस 30t प्लस 221 इक्वल टू 0, है ना। तो 17 और 13 तो ये हो जाएगा, टी का जो वैल्यू आएगा वो 13 और 17 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्या होगा, एक्स ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल 13 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो एक्स कितना होगा, एक्स इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू यहाँ पे 17 हो जाएगा। दोनों का सम कितना होगा, 17 प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 9x माइनस 8 रूट एक्स सच दैट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, then which of the following is correct? g of x has no real roots। अच्छा, रूट्स की बात कर रहा है। g of x has only one real root which is an integer। g of x के दो रियल रूट्स होंगे जो इंटीजर होंगे, और g of x का एक ही रियल रूट होगा वो, बट वो इंटीजर नहीं होगा। तो कुछ नहीं, आप सीधे एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे रख दो। एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है, 9, ये दे रखा है 9x माइनस 8 रूट एक्स, सीधे यहाँ पे रख दो जी ऑफ एक्स। ठीक है, और उसको जीरो से इक्वेट कर दो। तो जी ऑफ एक्स को हम ऐसा लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, मतलब 9x माइनस 8 रूट एक्स माइनस 1 को जीरो से सीधे इक्वेट कर देते हैं। यही तो कह रहा है, रूट की बात करेगा तो जीरो से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर रूट एक्स का टी ले लो, है ना, रूट एक्स का टी ले लो, एक्स को क्या लोगे, टी ले लोगे, तो 9t स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्या होता है, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 9t स्क्वायर माइनस 8t माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको ब्रेक करो, 9t स्क्वायर माइनस 9t प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 9t यहाँ से कॉमन जाएगा, तो ये होगा t माइनस 1 प्लस 1 t माइनस 1, है ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा t इक्वल्स टू, एक आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक आएगा t इक्वल्स टू माइनस -1/9। t इक्वल्स टू आ जाएगा -1/9 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि रूट एक्स, है ना, यहाँ पे ये कह रहा है कि रूट एक्स इक्वल टू 2, तो t जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो भी बाहर आएंगे रूट एक्स, है ना, वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि रूट एक्स एक नॉन नेगेटिव टर्म है। तो क्या होगा, t इक्वल्स टू 1, तो t इक्वल्स टू 1 मतलब रूट एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये तो कह रहा है रूट एक्स इक्वल टू 1 होगा, तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 आएगा, और ये तो हो नहीं सकता क्योंकि मैंने लिया t जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन है और एक रियल रूट है, तो क्या होगा, g ऑफ x हैज ओनली वन रियल रूट व्हिच इज एन इंटीजर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 सेक थीटा माइनस tan थीटा। तो पाई बाई 2 जब रखोगे इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे पाई बाई 2 जब रखेंगे वो भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कौन सा फॉर्म है, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो इसका रूल क्या कहता है, जब भी आपको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मिले, या तो उसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो लिखो क्या होगा, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा लिख दो, सॉरी 1/cos थीटा। सेक थीटा को क्या लिखना है, 1/cos थीटा माइनस tan थीटा को रखोगे sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये क्या 0/0 फॉर्म आ गया, पाई बाई 2 रखो, 1 माइनस 1 0, और ये cos पाई बाई 2 0 हो जाएगा। या तो एल ऑपिटल यूज कर लो, ठीक है, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, बट एल ऑपिटल से ज्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, है ना, ये हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ठीक है, पाई बाई 2 रख दो, कॉस पाई बाई 2 0 होगा, साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो 0 इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा उसका
सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, इफ f(x) into f(y) equal to f(x) into y, then for all real values x and y and f(2) equals to 4, then what is the value of f(1/2)। देखो ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जब ये कंडीशन आपको गिवन है, देखो उसको दो तरीके से कर सकते हो। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना है तो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो उसको। जैसे देखो f(x) into f(y) इक्वल्स टू क्या है, f(x, y) इधर रखा है। इस केस में जो f(x) होता है, f(x) क्या होता है, x to the power n हो जाता है। f(x) क्या होता है, x to the power n। और f(2) कितना 4 दे रखा है, तो f(2) पुट करो, f(2) को 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2 to the power n। तो मेरा n यहाँ से निकल जाएगा, n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 2 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 दे रखा है, तो f(1/2), तो f(1/2) क्या दे रखा है, f(1/2) की बात कर रहा है, तो आप लिख सकते हो 1/2 टू दी पावर n की वैल्यू 2 आया था, तो ये हो जाएगा 1/4। तो 1/4 उसका सही आंसर है। ठीक है, ये तो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो। f(2) दे रखा है, f(2) रखो। ठीक है, f(2) अगर रखोगे तो यहाँ पे इसको f(2) 1/2 रख के कर सकते हो उस वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू इफ इन दो वेक्टर का जो क्रॉस दे रखा है वो नल वेक्टर दे रखा है। अगर दोनों वेक्टर के क्रॉस नल वेक्टर होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/, ऐसा लिख लो, कोफिशिएंट 2/1 इक्वल्स टू 6/अल्फा इक्वल्स टू 27/बीटा। ऐसे कर सकते हो, नहीं तो इनका क्या बोलते हैं, का जो डिटरमिनेंट से भी कर सकते हो, डिटरमिनेंट फॉर्म में है ना। तो मतलब इनका जो क्रॉस क्या होगा, नल वेक्टर दे रखा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 से इक्वेट करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेता हूँ, अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू 3, अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 3 हो जाएगा। और बीटा का वैल्यू कितना होगा, बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 6 के साथ करेंगे ना, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 27/2। बीटा इक्वल टू कितना होगा, 27/2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 3 अल्फा, है ना, 3 अल्फा। ठीक है, तो 3 अल्फा कितना होगा, 3 अल्फा की बात कर रहा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा की बात कर रहा है। तो 3 अल्फा हो गया 9 प्लस 2 बीटा, 2 इंटू 27/2, 27 हो जाएगा। तो 36 इसका सही आंसर है। तो 36 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए जो होगा उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और ये हमें एक दे रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल प्लस √3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात करेगा, तो यहाँ पे एक मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के जो टर्म्स होंगे वो आएंगे। तो देखो, और यहाँ पे ये कुछ कह रहा है कि हाँ, ए क्रॉस बी का जैसे दे रखा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस √3 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो डायरेक्ट रखो वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड डॉट बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा प्लस √3 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड टू बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो दोनों में देखो, दोनों टर्म में ये कॉमन है, इसको कॉमन ले लो, तो दोनों पॉजिटिव है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड तो साइन थीटा प्लस √बी कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब देखो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, मैंने अभी पढ़ा है कौन सा क्वेश्चन में करा था, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो √(a² + b² होगा। तो इसका जो मैक्स होगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, हाँ, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अंडर रूट ऑफ कितना होगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर। कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू 2 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 2 किस एंगल पे आएगा ये कह रहा है। ठीक है, तो अगर 2 होगा, सोचो कि यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे सोचो यहाँ पे √3 इंटू कॉस थीटा है, तो यहाँ से √3 वाला √3 जो होगा वो यहाँ से हटेगा। तो √3 तभी हटेगा जब
यहाँ पे कोई कॉस थीटा का ऐसा कोई वैल्यू होगा, कॉस वो जो √3 आ रहा होगा, ठीक है, तो एक ही है, जो √3/2 यहाँ पे आएगा, वो √3/2 कौन सा एंगल पे होगा, वो एंगल आपका हो जाएगा कौन सा, cos π/6, है ना। तो cos π/6 जो होगा वो √3/2 होगा। तो cos π/6 अगर √3/2, उस केस में साइन कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस ये कितना 3/2 आ रहा है ना, 2, तो 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने क्या देखा था, 2 ही था। कौन सा एंगल पे, थीटा इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 30 डिग्री, है ना, या π/6 कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री में दे रखा है, तो आंसर इसका 30 डिग्री होगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए, अच्छा ये हाँ, क्वेश्चन नंबर 23, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द टू यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स ए एंड बी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या 1 हो जाएगा इफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, है ना। अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वही यहाँ पे अप्लाई करो। तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, 2b वेक्टर डॉट 5a वेक्टर -4b वेक्टर का जो डॉट होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा -4 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा प्लस प्लस 10 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना। बी कैसे, तो बी डॉट ए होगा, बट बी डॉट ए इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये कम्यूटेटिव होते हैं, और ये हो जाएगा -8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 दे रखा है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें यूनिट वेक्टर कह रहा है, तो यूनिट वेक्टर अगर कह रहा है तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा, बी भी एक यूनिट वेक्टर, तो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी 1 हो जाएगा, तो कितना 5 -8 -3, है ना, और ये प्लस -4 + 10 6 ए डॉट बी आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी जो होगा वो कितना होगा, 3 1/2, है ना, 3 उधर जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी 1/2 दे रखा है, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। ये तो 1 दे रखा है, ये 1 दे रखा है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, अगर कॉस थीटा अगर 1/2 होगा, थीटा क्या हो जाएगा आपका π/3 होगा, है ना। थीटा क्या हो जाएगा π/3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉस, हाँ, तो थीटा इक्वल टू π/3 रखता है ना, थीटा हो जाएगा π/3। तो क्या कह रहा है, वैल्यू बात कर रहा है कॉस थीटा कॉस π/3, है ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस π/3, और ये आपका हो जाएगा कॉस 2π/3, है ना। तो हमारा जो जिसका आंसर हमें निकालने के लिए दे रखा है वो क्या होगा, कॉस π/3 प्लस कॉस 2π/3, ठीक है, 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कॉस π/3 की वैल्यू कितना होगा, कॉस π/3, है ना, कॉस π/3 कितना हो जाएगा, कॉस π/3 आपको 1/2 हो जाएगा, और ये cos 2π/3 -1/2, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा 0, जो कि ऑप्शन ए उसका सही आंसर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, लेट ए बी सी डी एफ बी रेगुलर हेक्सागन इफ एडी वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बी सी वेक्टर, ठीक है, एंड सी एफ वेक्टर इक्वल टू एन टाइम्स ए बी वेक्टर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इंटू एन, ठीक है। तो पहले एक हेक्सागन बनाते हैं जो कि रेगुलर है, ठीक है। ये एक रेगुलर हेक्सागन है जिसका सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ए बी डी एफ, ठीक है। अच्छा, एडी वेक्टर की बात करें, एडी वेक्टर, एडी वेक्टर इक्वल टू एम टाइम्स बीसी वेक्टर, बीसी वेक्टर, अच्छा दोनों डायरेक्शन सेम है, सी एफ वेक्टर, सी एफ इधर का सी एफ वेक्टर इक्वल टू एन टाइम्स ए बी वेक्टर,
एन टाइम्स ए बी वेक्टर। अच्छा, दोनों को डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट कर दी, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, ए डी वेक्टर इक्वल्स टू एम टाइम्स सी वेक्टर एंड सी एफ वेक्टर इक्वल्स टू एन टाइम्स ए बी वेक्टर, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है ये, अब ऐसे कह सकते हो, इसका जो डायगोनल होता है ना, जो डायगोनल होते हैं, है ना, ये सारे जो डायगोनल होते हैं ये सब डायगोनल है, इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ये, ठीक है। और ये डायगोनल का जो लेंथ होता है वो साइड से क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, ऐसे भी आप देख सकते हो कि देखो ये जो है ना, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे, ये 60, ये 60, ये 60 हो जाएगा, है ना। अगर आप उसको ए लोगे तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये सारे ए हो जाएंगे, ये, ठीक है, ये भी ए होगा, ये वाला यहाँ पॉइंट से, ठीक, पॉइंट से, ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगा क्योंकि 60 60 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा जो एडी वेक्टर हमें क्या पूछ रहा है, एम इंटू एन पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एडी वेक्टर जो होगा, है ना, एडी वेक्टर जो होगा, एडी वेक्टर कौन सा है, हाँ एडी को अगर, हाँ आप अगर ए ले लेते हो तो एडी कितना हो जाएगा, एडी वेक्टर आपका क्या है, एडी वेक्टर, हाँ ठीक है, इससे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो एडी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, एडी वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीसी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और सी एफ वेक्टर जो होगा, ठीक है, सी एफ वेक्टर भी क्या होगा, 2 टाइम्स ए बी वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। बट आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, क्या ध्यान देना है कि जो एडी जो सी एफ वेक्टर है, जो सी एफ वेक्टर है और ए बी वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, अगर डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इस पे माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि एडी वेक्टर, ए बी वेक्टर और सी एफ वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ए बी वेक्टर माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना एम इंटू एन पूछा है तो 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इसका सही आंसर होगा, कि माइनस, इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, ठीक है। ये भी वेक्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर ऑल द सेम लेंथ, मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड सबका इक्वल दे रखा है। इफ टेकन पेयर वाइज दे फॉर्म इक्वल एंगल्स, मतलब ये कह रहा है ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, बी और सी के बीच में भी सेम एंगल होगा, और सी और ए के बीच में भी सेम एंगल होगा। इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस दे रखा, बी वेक्टर इक्वल दिस दे रखा, देन व्हाट कैन बी सी, व्हाट कैन बी सी वेक्टर कह रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे तो क्वेश्चन का बाकी पार्ट्स नहीं आया होगा, शायद वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है। फिर भी ये निकाल लेते हैं सी वेक्टर क्या होगा, देखो। तो हमें क्या कह रहा है, कि हमें ये कह रहा है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और सी वेक्टर का तीनों का, तीनों क्या है, तीनों का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, फर्स्ट पार्ट का जो देखो 1 और 1 दे रखा है ना, तो अच्छा जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, देखो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना होगा, वो हमारा √2 हो जाएगा, और बी वेक्टर का भी जो मैग्नीट्यूड है वो √2 हो, वो भी √2 हो जाएगा। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी √2 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें इस फर्स्ट और सेकंड में देखना है किसका मैग्नीट्यूड √2 होगा। तो पहले का कितना, हाँ ये हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 का -1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 1 17, 18 आ जाएगा ना, है ना, 18 आ जाएगा। और उसके इसमें ये कितना हो जाएगा, ये 9 होगा, तो ये भी √2 आएगा, है ना, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दोनों सबको एंगल इक्वल दे रखा है, मतलब ये कह रहा है ए और बी के बीच में जो एंगल होगा, बी और सी के बीच में भी सेम एंगल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ए और बी के बीच में निकाल लेते हैं एंगल बिटवीन, ना एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो अगर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर निकालेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा, देखो आई यहाँ पे है नहीं, ठीक है, आई यहाँ पे है नहीं, तो वो हो जाएगा 0, जे है, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए √2, और ये भी 2 हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर 1/2 होगा, तो सेटिस्फाई करो। इसका सी वेक्टर क्या दे रहेगा, सी वेक्टर के साथ, है ना, ए का देख लो। तो देखो यहाँ पे कितना होगा, ये होगा आई और आई 1 हो जाएगा, ये यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे के नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, इसका भी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इसका भी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल वाइज भी ये दोनों इक्वल हैं,
ठीक है। तो अगर मैं ए डॉट सी की बात करूंगा, जो एंगल बिटवीन ए और सी की बात करूंगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 1/2 ही होगा। ठीक है। और इसके साथ भी करेंगे, देखो उसके साथ करोगे तो कितना आई, और ये आई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/3 है ना। और यहाँ पे जे हो गया तो ये कितना 4/3 हो जाएगा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा देख लो, इसके साथ हो जाएगा कितना होगा -1/3 प्लस 4/3 है ना। ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड √2, और इसका भी √2 था, है ना। तो ये भी कितना हो रहा है, ये भी आपका 1/2 होगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी जहाँ पे होगा, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हैं, तो जो ऑप्शन में ये दोनों दे रखा होगा करेक्ट, वही करेक्ट ऑप्शन होगा शायद ये ठीक है। जो ऑप्शन होगा उसका वो सही है, मतलब जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 26, द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी और अलोंग द लाइन, अच्छा दो डायगोनल दे रखा है ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देन एबीसीडी क्या होगा, क्या वो रेक्टेंगल होगा, क्या वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्या वो पैरेललोग्राम होगा, क्या वो रोम्बस होगा। ठीक है। तो कोई भी, तो पहले देखो दे रखा है क्या एक्स, पहले डायगोनल दे रखा है x-2y इक्वल्स टू 1, ये फर्स्ट डायगोनल है। सेकंड डायगोनल दे रखा है 4x प्लस 2y इक्वल टू 3। ठीक है। तो अब देखो जब डायगोनल का रिलेशन की, मतलब डायगोनल की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे जो एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स वो निकाल लो। ठीक है। उससे पता चल जाएगा कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। तो इसके लिए इसका स्लोप निकालते हैं, इसका स्लोप m1 ले लेते हैं। स्लोप क्या होगा -a/b, मतलब बाय नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना हो जाएगा -1/-2, तो कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है। एंड m2, m2 क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ x 4, मतलब नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये हो जाएगा -2। इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब m1 इंटू m2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। 1/2 इंटू 1/2 इंटू -2 कितना होगा -1। तो इसका मतलब होगा तो डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो ये चार ऑप्शन में से सिर्फ रोम्बस का ही है, चार ऑप्शन में जो रोम्बस ही होगा उसका जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दे रहा है, इलिप्स का क्वेश्चन है। The foci of the ellipse 4x square plus 9y square equal to 1 are Q and R. If Pxy is any point on the ellipse, then what is the sum of PQ and PR? ये तो डेफिनेशन ऑफ इलिप्स का क्वेश्चन है ना, इलिप्स का जो डेफिनेशन है उसी का क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप बना सकते हो ऐसे। ठीक है। इलिप्स बना लो। ठीक है। अब ये कह रहा है, ठीक है, फोकाई, फोकाई क्या दे रहा है, क्यू, क्या है क्यू, और ये आर। ठीक है। पी कोई पॉइंट है ना, पी एनी पॉइंट ऑन इलिप्स। ठीक है। तो इसका जो फोकाई का डिस्टेंस होता है, सम ऑफ डिस्टेंस होता है ना, जो पी क्यू है ना, क्या होता है पी क्यू प्लस पी आर जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है 2a होता है। ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a। ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a। 2a मतलब यहाँ पे ये जो वर्टेक्स होता है a,0 होता है। तो पहले देख लेते हैं वो इलिप्स को, इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो ये होगा x² अपॉन 1/4 प्लस y² अपॉन 1/9 इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हो जाएगा x² अपॉन 1/2 का स्क्वायर प्लस y² अपॉन 1/3 का स्क्वायर। ठीक है। और 1/2 जो है 1/3 से ग्रेटर है, तो a जो आएगा वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो रख दो वहां पे 1/2, तो 2 इंटू 1/2, तो क्या होगा 1 आ जाएगा। ठीक है। तो उसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, पी दे रखा है, पी 2,4, क्यू 8,12 एंड आर 10,14 दे रखा है, और एस एक्स वाई आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। देन ठीक है, पैरेलल, इसको पैरेललोग्राम ले लो।
मिड पॉइंट से पैरेललोग्राम है, पी ये है, पी 2,4, क्यू 8,12, आर आर दे रखा है 10,14, और हमें एस दे रखा है कितना, एक्स का, ठीक है। तो इनके जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, मान लेते हैं इसका लेंथ ये इक्वल हो जाएंगे, जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, तो ओ पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो ओ पॉइंट आप इससे निकालो, है ना, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ओ पॉइंट आप यहाँ से निकाल सकते हो, 2 + 10, 2 + 10 12, 12/2 6 आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा 4 + 14 18 हो जाएगा, 18 + 2 9 आ गया, तो ओ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 6,9, अगेन इसको यूज करो इसका मिड पॉइंट से, है ना, तो मैं लिख सकता हूँ कि 8 + x/2 = 6, ठीक है, एंड 12 + y/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 9, है। तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 6 × 12, 12 - 1 4 आ जाएगा, एंड y होगा आपका 9 × 2 18, 18 और 12 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,6, तो x × y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, x + y क्या होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, अच्छी सर्कल की इक्वेशन दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर, है ना, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दे रखा है, ये होना चाहिए, तो डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या, सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इक्वल्स टू 0 होते हैं, ये तभी होते हैं जब सर्कल का जो डायमीटर होगा एंड पॉइंट ये होगा, अगर हाँ ये, ये होगा x1 y1, और ये होगा एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि मुझे जो इक्वेशन दे रखा है उसको इसी फॉर्म में लाना है, देखते हैं फैक्टर जहाँ हो रहा है, तो ये हो जाएगा x - 1 × x - 3 के प्लस y - 2 × y - 4 इक्वल टू 0, है ना। तो क्या हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, x1 y1, है ना, तो जो इसका होगा जो एंड पॉइंट हो सकता है या तो 1,2 होगा, 1,2 एंड 3,4, ये एक हो सकता है, ठीक है, ये तो 1,4 ये भी होगा, और 3,2 ये भी हो सकता है, तो ऐसा ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा, देखो हाँ बिल्कुल दे रखा है। अच्छा ठीक, तो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर 1,2 3 का पहला पहला वाला सही है, दो एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल 1,4 3,2 ये भी सही है, दो एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर क्या दे रखा है वो 2,4, 2,4 हो नहीं सकता क्योंकि वो y का ही दो कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट और सेकंड सही आंसर होगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, है ना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, consider the points P 4k, 4k and the Q 4k, -4k lying on the parabola y square equal to 4kx, ठीक है। if the vortex, है ना, if the vortex is a, then what is the value of angle, ठीक है। तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, अब ये कह रहा है कि 4k, के है ना, तो यहाँ पे जो 4k, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि 4k दोनों कोऑर्डिनेट सेम है बट y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो इसका मतलब होगा ये कुछ इस तरह बनेगा जो कि इसको डबल ऑर्डिनेट होगा, इस तरह बनेगा, ठीक है, ये P पॉइंट है जो कि 4k, 4k हो जाएगा, और ये Q पॉइंट है जो कि हमारा 4k, -4k होगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है एंगल PAQ, अच्छा PAQ इसकी बात कर रहा है, ठीक है, की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे निकाल सकते हो, इसको स्लोप से भी निकाल सकते हो, है ना, स्लोप से भी नहीं, क्योंकि ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल, ये डबल ऑर्डिनेट, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, है ना।
आप स्लोप से निकाल लो, है ना। ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 4k, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप से निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ओपी कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ ओपी, स्लोप ऑफ ओपी कितना, ओपी कितना हो जाएगा, 4k, 4k अपॉन 4k 1 आ जाएगा। ठीक है, के बाद इसका निकालो, है ना, स्लोप ऑफ ओ क्यू। ठीक है, स्लोप ऑफ ओ क्यू अगर निकालेंगे, अच्छा वो ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है बाकी दूसरे के स्लोप निकालने का। ये बता देता हूँ, देखो तो जरूरत नहीं है। स्लोप ऑफ ओपी है ना, क्या दे रखा है, स्लोप ऑफ ओपी 1 हो जाएगा, तो ये 45 tan है ना, ये क्या होगा, ये 45 हो जाएगा। कितना होगा, 45 डिग्री। और ये मैंने कहा था ये परपेंडिकुलर टू द एक्सेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये उसका बाइसेक्टर हो जाएगा, है ना। ये 45 हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो 45 + 45 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका सही आंसर है, जो कि सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन बी उसका सही आंसर है।